हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सही होंगे। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। आज हम लोग उनकी कुछ रूल्स होंगे, जैसे हम लोगों को उनको बैलेंस करना है तो उनके रूल्स को पढ़ने वाले हैं और इनके कुछ मतलब निर्देशांक हैं, इनके कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे फॉलो करके हम लोग इनके केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा क्या है टॉपिक, रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विधियां। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण की कुछ विधियां हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ हम लोग को रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अणु सूत्र प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर आप लिखोगे, संतुलित करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो विधि है, सबसे पहली विधि है, वो क्या लिखी हुई है, अभी मैंने जस्ट रीड किया था कि अभिक्रिया, जो आप अभिक्रिया करा रहे हो उसे भाग लेने वाले सभी अभिकारक, मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप पहले उसे देख लें, फिर दूसरा लेक्चर आप देखिएगा या यूट्यूब में आप सर्च करिएगा केमिकल रिएक्शन 01, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक सो ये चीज़ क्या लिखी हुई है आप यहाँ पर पढ़िए जरा। लिखा अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अणु सूत्र या प्रतीक ज्ञात होनी चाहिए। जब भी आप अभिक्रिया लिखें, जिस कोई भी अभिक्रिया आप लिखें, तो अगर उनके आपको अणु सूत्र नहीं पता है या प्रतीक नहीं पता है तो आप केमिकल इक्वेशंस को नहीं लिख सकते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम सारी चीजें बताएंगे कि यहाँ पे प्रतीक कैसे लिखना है, अणु सूत्र हम लोग को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया सर कि अगर अभिकारक है और उत्पाद है, इनके अणु सूत्र हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब अभिकारक उत्पाद का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि जैसे सोडियम Na और क्लोरीन के रिएक्शंस करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम जो नाम मैंने बोला उसका Na एक प्रतीक है, ठीक है। क्लोरीन जो मैंने नाम बोला, ये क्लोरीन एक इसका प्रतीक है। तो आई थिंक सो ये समझ में आया होगा कि सोडियम क्लोराइड ये एक अभिकारक है और जो इससे बना है NaCl, ये एक उत्पाद है। तो ये क्या है, ये एक अणु सूत्र है सोडियम क्लोराइड का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक सो ये पहला जो फर्स्ट स्टेप है आपको समझ में आ गया है। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो रासायनिक समीकरण, अब उनमें जो भी आप लिख रहे हो तो उनके आणविक के फॉर्म में लिखे होने चाहिए। मतलब क्या, उनके अणु पता होने चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ये पहली चीज, ये पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। आयोडीन की बात की जाए, तो आयोडीन को भी I2 के फॉर्म में लिखा जाता है। ब्रोमीन की बात की जाए, ब्रोमीन, तो इनको भी Br2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं आणविक के फॉर्म में, तो इनको हम लोग को आणविक के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आई थिंक सो चीज समझ में आया होगा कि आणविक के फॉर्म में क्या लिखना है। अगर कोई कह दे कि आपको ब्रोमीन की रिएक्शन किसी और से करानी है, तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया है। तीसरा स्टेप देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है। एक परमाणुविक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब क्या है, जो एक परमाणुविक तत्व होते हैं। अब एक परमाणुविक तत्व क्या होते हैं, जिनके सिर्फ एक परमाणु होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कह दें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। आप देखिए एक परमाणुविक तत्व क्या होते हैं। तो जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल दे दिया सोडियम। सोडियम को किससे लिखते हैं? Na से। Na एक प्रतीक है, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम। इसे Mg के द्वारा लिखते हैं। तीसरा आयरन को Fe से लिखते हैं। नेक्स्ट है जिंक, तो इसको Zn से लिखते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे हैं जो एक परमाणुविक तत्व हैं, इनको हम लोग को लिखना है। तो आप घबराइए नहीं, हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे तो एक एक चीज हम लोग को प्रॉपरली तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम लोग को कैसे बैलेंस करनी है, मीन्स रासायनिक जो हमारे समीकरण हैं उनको कैसे संतुलित करना है। तो आई होप ये तीनों स्टेप समझ में आए होंगे कि हम लोग को पहले कुछ रूल्स पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं ये तीनों रूल हैं क्या। पहला रूल है अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको ज्ञात होने चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो, अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनमें आप जो प्रतीक यूज करोगे वो पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक के रूप में लिखे जाते हैं। आणविक के रूप का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। आयोडीन है, इनको I2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे हैं इनको आणविक के रूप में लिखा जाता है। तो दूसरा नंबर हमारा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या लिखा है, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बहुत सारे ऐसे हैं, जिंक हो गया, तो इन सब के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनके रूल्स की हम लोगों ने बात की है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ इनके निर्देशांक भी पता होने चाहिए। अब ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। अब इनके कुछ रूल्स तो समझ लिए हैं, अब हम लोग को कुछ इनके निर्देशांक की बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनके निर्देशांक मतलब लिखने के क्या तरीके हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ निर्देशांक हैं। मतलब रासायनिक समीकरण मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जब मैंने अभी पिछली क्लास में जितनी मैंने क्लास ली हैं उसमें मैंने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, पहले अभिकारक लिखते हैं फिर उत्पाद लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभिकारक और उत्पाद नहीं लिखते हैं, बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं। तो पहला निर्देशांक इन्होंने यही दिया है कि अभिकारक लिखने के बाद तीर का निशान लगाओगे, यही आपको बताता है कि अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ भी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए तो देखिए जरा, सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि सोडियम, पहली चीज जो अभी मैंने विधि लिखी थी क्या इसमें फॉलो हो रही, देखिए सोडियम का प्रतीक लिखा मैंने, हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र लिखा, तो ये दोनों तो अभिकारक हो गया। अभिकारक लिखने के बाद क्या हुआ, एक तीर का निशान लगाया। यही पहला निर्देशांक बता रहा है कि अभिकारक लिखने के बाद एक तीर का निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी एक इसका अणुसूत्र है। तो फिर उसके बाद हम लोग उत्पाद लिखते हैं। तो ये पहला निर्देशांक था जो आपको समझना चाहिए। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यही छोटे टॉपिक बड़े बन जाते हैं, इसलिए प्रॉपरली तरीके से समझिए कि इनके एक एक निर्देशांक क्या है। क्या हम लोग छोटी सी मिस्टेक नहीं कर दें जो हमारे फाइनली बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं था, इसीलिए ध्यान से समझिए। सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब क्या है, आपको अभी सामने ही एक रिएक्शन दिख रही है कि जब भी अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा हो तो उनको लिखने के लिए डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कि एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, तीर लगाया और उत्पाद लिख दिया। नहीं, दोनों पदार्थ के बीच में एक प्लस का सिंबल लगाया जाता है, मतलब एक जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है, तब जाकर के हम लोग उस अभिकारक को लिखते हैं या उत्पाद को लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था सोडियम और हाइड्रोक्साइड, तो बीच में प्लस का सिंबल लगाया है। और भी देख सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करने पर मेथेनॉल बनता है CH3OH। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, तो ये दो अभिकारक हो गए ना, तो इनके बीच एक प्लस का सिंबल लगाया जाता है, मतलब प्लस का साइन लगाया जाता है। तो आई थिंक सो चीज समझ में आ गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, तो एक से तो अधिक है अभिकारक, इसीलिए इनके बीच में हम लोग को प्लस का चिन्ह लगाया गया है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेथेनॉल। अब कह सर ये तो माइनस का सिंबल है, ये माइनस नहीं है, एक्चुअली मेथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है CH3OH होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश का सिंबल, मतलब एक बॉन्ड होता है, बंद होता है। ये अभी नहीं, आप कुछ चैप्टर के बाद आप पढ़ोगे, तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करने पर मेथेनॉल बनता है। तो हमारा टॉपिक ये नहीं था कि ये बन कैसे रहा है, हमारा रीजन ये था कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब क्या है, अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन देखें, मींस अभिक्रिया देखें, तो संतुलित नहीं है। यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि संतुलित कैसे करें। तो इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग तो यही टॉपिक सीख रहे हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तब ऐसा नहीं कि आप किसी सूत्र को चेंज कर दो या अणु सूत्र में आप कुछ करेक्शन कर दो, नहीं। कैसे सर एग्जांपल बताइए, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कार्बन एक है, फॉर द एग्जांपल अभी समझो, क्योंकि हम लोग इसे डिटेलमेंट में समझने वाले हैं कि विक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। जैसे कार्बन यहां पर अभिकारक की तरफ एक है, उत्पाद में भी एक ही कार्बन है, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 4 है, तो कह दो सर ये 2 हटा करके यहां 4 लिख दो। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप यहां पर कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हो, जो लिखा है वैसा ही लिखा रहना है। फिर कह दो सर करेक्शन कैसे करना है, कहां करना है, हम लोग थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं। तो आई थिंक सो ये चौथा नंबर टॉपिक समझ में आ गया है। बात करते हैं फिफ्थ वाला टॉपिक। क्या लिखा है कि समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में ठोस के लिए S, कोष्टक मतलब ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G। मतलब क्या है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं इसलिए S, द्रव को लिक्विड कहते हैं इसलिए L, गैस को हम गैस कहते हैं इसलिए G लिख देते हैं। और एक चीज और है, और जलीय विलयन के लिए एक्वस लगाते हैं, एक्वस AQ। तो सिंबल हम लोग लगाएंगे ऐसे ही, शॉर्ट में लिखेंगे, ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। कह दो सर एक रिएक्शन करके बताइए जहां पर S हो, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, लेकिन बताइए कैसे लिखते हैं। तो हम अगर एग्जाम्पल यही वाला ले लें,
जैसे मैंने क्या बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है। तो आपको लिखना कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, बस कोष्टक बनाना है और गैस ऐसे छोटा सा जी लिख देना है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो हाइड्रोजन H2 ऐसे लिखना है और यहाँ G लिखना है, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया कराओगे, लेकिन बीच में क्या लगाओगे, जोड़ का चिन्ह लगाओगे। फिर क्या बन रहा है, मेथेनॉल बन रहा है, मतलब CH3OH बन रहा है। यहाँ पे बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और जो मेथेनॉल है ये एक लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है। तो ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक सो ये 5 हमारे निर्देशांक थे जो आपको समझ में आए। अभी हम लोग के और निर्देशांक हैं, तो आई थिंक सो चीज समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग 4th नंबर निर्देशांक पर चलते हैं। क्या है क्या नहीं है, कौन सा नया निर्देशांक निकला है समीकरण को लिखने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है सर, देखिए, अर्थात दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो चलिए देखिए क्या लिखा है। वैसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन देखेंगे कैसे होगी। तो क्या लिखा है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर या दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं अगर होती हैं तो जो तीर का निशान हम लोग लगाते हैं, तो तीर का निशान इसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का निशान मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, पहले ऐसे बनाएंगे और ऊपर की ओर ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रही है। क्या तो सर मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शंस करके बताइए। तो चलिए देखिए रिएक्शन, कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर अमोनिया बनता है। तो ये तो आपकी एक अभिक्रिया हो गई। ये दो अभिकारक हैं, इनके बीच हम लोग क्या लगाएंगे, एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराने के बाद अमोनिया बन रहा है। मतलब हम लोग लगाते तो ऐसा तीर लगाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अमोनिया बनने के बाद हम लोग दोबारा नाइट्रोजन अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं। तो ऐसी ही अभिक्रियाएं कि अभिकारक उत्पाद बना दें और उत्पाद भी अभिकारक फिर बन जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर तीर का निशान ऐसा ना लगा करके ऐसे लगाते हैं कि दोनों तरफ होने वाली अभिक्रियाएं। ये भी एक निर्देशांक है, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत ही कम करेंगे। लेकिन हाँ, जहां मिल जाएगा वहां पर तो करना ही होगा। तो आई थिंक सो ये 4था नंबर जो निर्देशांक है वो समझ में आया होगा। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, मतलब कुछ कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं कि अभिक्रिया अगर दो अभिकारक हैं, मिलने के लिए उनकी कुछ शर्तें होती हैं। अब शर्तें होने का मतलब क्या हो गया कि हमें कुछ हीट चाहिए या मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, उनकी कुछ शर्तें होती। तो वही लिखा हुआ है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब मतलब प्रेशर, उत्प्रेरकों और कुछ उत्प्रेरक भी होते हैं, ठीक है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे इस रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है कि CH4 ये है एक मेथेन, ठीक है, मेथेन एक गैस है, ठीक है। मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, लेकिन ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होती है, इसको हीट किया जाता है, मतलब ताप दिया जाता है। तो जो ताप दे रहे हो ना, वो उसे पहले चीज डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ट्रायंगल का एक सिंबल, नॉट अ ट्रायंगल, ठीक है, ये एक त्रिभुज का सिंबल होता है, ये ताप को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लोग डेल कहते हैं। तो आई थिंक सो चीज समझ में आया कि हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये तीर के निशान के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, मतलब प्रदर्शित किया है। यही हमारा अब 7th नंबर टॉपिक था। तो आई थिंक सो चीज समझ में आया है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मतलब क्या, जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ताप देना पड़ता है, इसलिए हम लोग तीर के निशान के ऊपर इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहा है।
और यहाँ पर कह दो सर कि हम लोग कोष्टक में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए मेथेन हमने क्या कहा, गैस है, इसलिए इसको जी से लिखेंगे कोष्टक के अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो इसे भी जी के रिप्रेजेंट में, मतलब कोष्टक के अंदर जी लिख करके लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो इसे भी ब्रैकेट के अंदर जी लिखेंगे। और ये तो पानी है, मतलब द्रव है, तो ब्रैकेट के अंदर एल लिखेंगे। तो ये हमारे रासायनिक समीकरण की कुछ विधियां थी जो मैंने पढ़ा दी है, और अभी मैंने कंप्लीट किया है निर्देशांक। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलने वाले हैं कि सर संतुलित समीकरण क्या होता है या असंतुलित समीकरण क्या होता है, जो हम लोग सीखने वाले असंतुलित को संतुलित में चेंज करना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। मतलब पहले हम लोग देख तो लें कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तभी तो हम लोग समझेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। और हालांकि जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जरा देखते हैं कि इनकी डिफिनेशन क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ है ऐसा समीकरण या रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। मतलब जो भी आप अभिक्रिया करा रहे हो उसमें अभिकारक और उत्पाद में जो भी हमारे तत्व आ रहे हैं या जो अणु आ रहे हैं वो अभिकारक में जितने हो उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। तो ऐसा समीकरण जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या दो सर एग्जाम्पल से हमको समझाइए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर एक मैं समीकरण लिख रहा हूं, देखिए क्या है। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर, मतलब H2SO4, जिंक का प्रतीक मैंने लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा अणु सूत्र है वो लिखा H2SO4। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4। देखिए अभी हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि सर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, ये कैसे बना। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हम लोग इनको समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, इनके लिए भी कुछ टाइम आएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पर आप गाइस खुद ही देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। जिंक की अभिक्रिया आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, अभिकारक दो हैं, उत्पाद भी बने। देखिए जितने मैंने रूल लिखाए थे, जितनी मैंने निर्देशांक लिखाए थे, क्या इनको मैं फॉलो कर रहा हूं। देखिए जरा, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तो यहां पर देखिए क्या अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है। तो यहां पर जिंक देखिए एक है अभिकारक में, और उत्पाद में देखिए जिंक एक है। अगर यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं और यहां पे भी हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं। यहां पे सल्फर की बात करें तो सल्फर भी एक है और यहां सल्फर भी एक है। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन भी यहां 4 है। मतलब जितने परमाणु हमारे अभिकारक की तरफ हैं उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ हैं। तो यही जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो गाइज आई थिंक सो चीज समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या लिखा हुआ है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या एक से अधिक, क्या मैंने कहा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में
एक या अधिक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहां से चीज समझ में आया है कि जब भी आप रिएक्शंस कराओगे, जितने अभिकारक हैं, अगर उत्पाद उतने ना मिले या जितने उत्पाद मिले उतने अभिकारक ना हो, तो ऐसा रासायनिक समीकरण हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उदाहरण से देखते हैं, चलिए उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, मतलब ZnCl2 प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस से मुक्त होती है। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, मतलब मिलती है। तो यहां पर क्या समझ में आया कि सर असंतुलित कहां पर हुआ, चेक करिए। तो जिंक अभिकारक की तरफ एक है, हाँ उत्पाद में भी एक ही है, हाइड्रोजन एक है उत्पाद में, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्लोरीन अभिकारक में एक है और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। तो बराबर नहीं है, अभिकारक में कुछ और है और उत्पाद में कुछ और है। तो ऐसी अभिक्रियाएं वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती हैं, या ऐसा समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ करके आए थे निर्देशांक विधियां, तो इनको अब संतुलित करने के लिए ही पढ़ के आए थे। तो गाइस आई थिंक सो इसे समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, क्या क्या उनके स्टेप हैं। क्योंकि बुक में तो 7 से 8 स्टेप लिखे हैं, लेकिन वो आपको इतना ज्यादा नहीं समझना है कि 7 से 8 स्टेप समझना, नहीं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा, और बाकी जितने आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं बना करके जस्ट इसके बाद ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस पहले इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, चलिए जिसका इंतजार था वो आ गया। देखिए क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, सबसे पहले मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपकी बुक में 7 से 8 स्टेप दिए गए, उसको फॉलो करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 3 से 4 ही स्टेप जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। कौन कौन से हैं, सबसे पहला देखते हैं, और इसी से हम लोग देख करके समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है संतुलित करने के नियम को, लिखा है कि सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्टक बना लीजिए। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने निर्देशांक में क्या बताया था कि आप सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले ही लॉक लगा दे रहे हैं कि आप पहले ब्रैकेट बनाइए। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पर आपको अणु परमाणु जितने अणु सूत्र दिख रहे हैं, जो प्रतीक दिख रहा है, सब में आप पहले कोष्टक लगाएं, मतलब क्या है ब्रैकेट लगाएं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं जितने भी हमें अणु दिख रहे हैं। वैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है कि सोडियम की अभिक्रिया जल से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण है, बस इसी को संतुलित करना है। कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला हम लोग स्टेप को फॉलो करें। चलिए क्या लिखा था, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, मतलब कोष्टक लगाइए। तो सोडियम में मैंने ऐसे लिखा, इसमें ऐसे बनाया, और इनको ऐसे बनाया, इनको ऐसे बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्या स्टेप लिखा हुआ है, जो रासायनिक समीकरण है, मतलब जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची बना लीजिए। मतलब क्या है कि इस समीकरण में कौन कौन से तत्व या परमाणु हैं
देखिए सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बाकी कोई और है क्या? सोडियम वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, और बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता। जो आप अभिकारक लोगे वही तो उत्पाद बनेगा ना, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना ऐड हो जाएगा कि वहां मैग्नीशियम ऐड हो जाए, सोडियम लिया है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर 3 हमारे क्या हैं? तत्व हैं। तो इनकी एक सूची बना लेते हैं, मतलब क्या है, तत्व की अलग बनाते हैं, फिर बाकी ऐसे टेबल बनाएंगे। पहले सूची बना लेते हैं, तत्व कौन कौन से हैं। एक सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर क्या है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, मतलब जो भी अभिकारक की तरफ, जैसे सोडियम लिखा है तो सोडियम के मतलब अभिकारक की तरफ सोडियम के कितने परमाणु हैं वो यहाँ पर लिखिए। तो हमें तो यहाँ पर दिख रहा है सोडियम में सिर्फ 1 परमाणु, तो मैंने क्या किया, अभिकारक की तरफ 1 परमाणु लिख दिया। फिर उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या किसकी? सिर्फ सोडियम की ही, ठीक, एक एक करके लिखेंगे। सोडियम की इधर कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। चलिए, ऑक्सीजन जो अभिकारक है, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 यहाँ पे भी है, और यहां पर देखते हैं यहां पर भी 1 है। देखिए ऑक्सीजन 1 है ना। चलिए, अब अभिकारक में परमाणु की संख्या हाइड्रोजन की गिनिए, 2 दिख रही है, तो यहां पर 2 है, ठीक है। और यहां पर देखिए तो 1 ये और 2 ये, मतलब 3 है। लिख लिया आपने, दूसरा तरीका है, वेरी गुड। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप, जो हमारा बहुत जरूरी स्टेप है, और यहीं से अब हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। कौन सा तीसरा स्टेप है? अधिक परमाणु वाले यौगिक, मतलब जो आपको यहां पर दिख रहा है, जो भी आपके अणु दिख रहे हैं, इनके जो प्रतीक दिख रहे हैं, तो क्या लिखा है? अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि अभिकारक की तरफ कितने अणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने हैं। जिसके ज्यादा होंगे उनको पहले संतुलित करेंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं अभिकारक में पहली चीज सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहां पे भी है और यहां पे भी, और हाइड्रोजन जो है वो संतुलित नहीं है, तो पहले इनको हम संतुलित करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग इनको संतुलित करने जा रहे हैं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या यहां 3 है, यहां पर 2 है। ऐसा क्या कर दें कि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए? तो एक काम कर सकते हैं कि सर यहां पर 1 जोड़ दें हाइड्रोजन। आप यही तो सोच रहे होंगे, सर 3 यहां पे भी हो गया, 3 यहां पे भी हो गया। आपको मैंने निर्देशांक और विधियां में बताया होगा कि आप कुछ अलग से ऐड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन तो हो चुकी है, आप कुछ और उसमें मिला थोड़ी ना सकते हो। सोडियम 1 जोड़ रहे हो, आप जोड़ नहीं सकते हो। आप यहां पर इनकी संख्या को बढ़ा सकते हो कि पानी की हमने 10 अणु ले लिए, 100 अणु ले लिए, 1000 ले लिए, आप ये कर सकते हो। अब यहां पर कुछ और जोड़ नहीं सकते कि सर यहां हाइड्रोजन हम जोड़ दें, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो। तो ये करना तो बहुत ही गलत होगा। अब क्या करें सर कि अभिकारक की तरफ तो 2 हाइड्रोजन है और उत्पाद की तरफ 3 हाइड्रोजन है। तो अगर हम आपको बताएं कि यहां पर क्या करना है, आपको हाइड्रोजन यहां ज्यादा दिख रहे हैं ना, तो यहां पर बढ़ाइए ना, कम यहां पर। तो हमने एक काम किया कि 2 का गुणा यहां पर किया, तो क्या हो गया? 4 बन गया। जब 2 का गुणा मैंने अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन में 2 का गुणा कराया, तो 2 का गुणा यहीं पर तो कराओगे, लेकिन इस 2 के गुणे में यहां पे तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन 4 हाइड्रोजन होने के बाद ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। अभी 1 ऑक्सीजन था, लेकिन अब 2 यहां लगाने पर 2 ऑक्सीजन यहां हो गए और 1 ऑक्सीजन यहां पर हो गया। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है? 2 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, मतलब यहां पे भी तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो 2 बना है। फिर इधर वाला कैसे बराबर होगा ऑक्सीजन? जब यहां पे भी 2 का गुणा कर ले। अच्छा, 2 का गुणा ऑक्सीजन में कर रहे हो ना, मतलब यहां तो लगा नहीं सकते हैं सर, आपने तो बताया था अभी बिल्कुल। तो यहां पर आपको 2 का गुणा करना है। अच्छा, आपने ध्यान से समझना, आपने यहां पर 2 का गुणा कराया, ठीक है सर, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम अनबैलेंस हुआ। सोडियम यहां पे 1 था, लेकिन अब कितने हो गए?
सर 2 हो गए, मतलब क्या इसमें भी तो 2 का गुणा हुआ है। उत्पाद की तरफ मैं बात कर रहा हूं, अभिकारक नहीं, ठीक है। 2 हो गया, जो हुआ है वो मैं देख रहा हूं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्या बराबर है क्या नहीं। सोडियम बराबर होने के बाद हाइड्रोजन भी यहां पर 2 हो चुके हैं, मतलब 2 ये 4, मतलब 3 पहले थे, बस 1 बड़ा है मतलब 4। ठीक है सर, इतना तो सर समझ में आया कि सर हाइड्रोजन देखिए दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, बस सोडियम यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो बस कुछ नहीं, आप 2 सोडियम यहाँ पे लगा लीजिए, मतलब 2 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए, आपके सारे परमाणु जो हैं अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर हो गए। तो आई थिंक सो बेटा चीज समझ में आया होगा कि हमने कैसे बैलेंस किया है। यहां पर आपको 7 स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां पर देखना है कि किस परमाणु को हम बैलेंस करेंगे। मैंने अभी वही तीसरा स्टेप लिखा है, पहले आप उसे ही संतुलित करोगे जिसके परमाणु की संख्या अधिक दिखती हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप आसानी से बहुत जल्दी आप इसे संतुलित कर लोगे। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया होगा। और फिर क्या करना है, इतना करने के बाद जहां जहां आपने 2 का, वो तो मैंने यहीं पर रिएक्शन बैलेंस कर लिए ऊपर, तो इसको यहां पर नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है। नया रिएक्शन क्या बना, सोडियम में मैंने देखिए 2 का गुणा कराया, ठीक है। जल के जो अणु हैं वो कितने मैंने लिए हैं, 2 लिए हैं, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaOH, और इसमें हमने क्या किया था, 2 का गुणा कराया था, फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। आप देख लीजिए 2 सोडियम यहाँ पे भी, 2 सोडियम यहाँ पे भी, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो ये रिएक्शन जो ही बैलेंस हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में पूरा आया होगा। तो ये हमारी एक रिएक्शन थी, तो ऐसे संतुलित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इनको आप अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार बैक जाकर के अगेन से वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमने आज पढ़ा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को और संतुलित कैसे करना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आज मैंने इनकी विधियां भी पढ़ाई थी, इनके निर्देशांक बताया था, और क्या आज बताया है मैंने, संतुलित कैसे करते हैं इनके स्टेप मैंने बताए हैं। तो अब जो नया लेक्चर आने वाला है वो बहुत सारे आपकी बुक के बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के मैं आऊँगा। तो आई थिंक सो ये चीज़ समझ में आया होगा। आज यहीं पर रोकते हैं, धन्यवाद।